11th के सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। देखो, सॉरी 12th का सिलेबस की, जो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर तुमने 11th के अंदर भी चैप्टर 2 पढ़ा था, ठीक है? ये इजी चैप्टर था, बट एंडिंग वाली चीज डोमेन रेंज की थोड़ी डिफिकल्ट हो गई थी, राइट? तो यहाँ पर रिलेशन फंक्शन चैप्टर 12th क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है। अच्छा चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है? फिर आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में, अलजेब्रा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर सबसे ही इजी चैप्टर है पूरी 12th के। इनफैक्ट ये चैप्टर तो कोई 10th क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी कर लेगा, उसको भी लगेगा ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर मैं 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाऊं तो वो लगेगा ये तो मजाक चैप्टर है। बट इस चैप्टर से नंबर लाना वो एक टास्क है। मान लो तुमने चैप्टर पढ़ लिया और तुम इस चैप्टर में पहले तुम्हारा यूनिट टेस्ट आएगा, तुम्हारे पहले यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर आने वाले हैं अलजेब्रा में। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ऐड करनी रह गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ट्रिगो। वो ऐसे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का होता है, पर ठीक है अलजेब्रा में डाल देते हैं। ये चैप्टर जब तुम पढ़ोगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, इनवर्स ट्रिगो छोड़ो अभी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर इतने ही इजी चैप्टर है, अगर तुम्हारा पहला यूनिट टेस्ट होता है उसके अंदर अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर आता है तो तुमको लगेगा ये तो मजाक ही आ गया, ठीक है? चैप्टर इतना इजी है। बट इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए तो वो एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बोर्ड एग्जाम में मैट्रिसेस के और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं भाई, वो अलग चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे बेसिक लेवल के, जो सीबीएस जो एनसीईआरटी लेवल के होते हैं। फिर जब हम उसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो बोर्ड लेवल में आ सकते हैं, वो अभी आएंगे नहीं, अभी तो समझ आएगा नहीं, इसमें डिटरमिनेंट खत्म होने के बाद ही समझ आएगा एमसीक्यू वाली चीज। तब तुमको आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन बोर्ड लेवल के क्या बन रहे हैं और बेसिक लेवल के क्या बन रहे हैं, ठीक है? क्लियर है चीज, तेज है ना? है ना? ठीक है, अरे आगे, इनवर्स ट्रिगो। अब यहां पर बात आती है कि 10th क्लास की ट्रिगो कैसी थी, 11th क्लास की ट्रिगो कितनी अच्छी थी, उसके बाद इसकी बात करेंगे। हाँ, 11th की ट्रिगो 10th से इजी है, मैं खुद बोलता हूँ ये चीज, और तुमने एक्सपीरियंस भी करा है, ठीक है? तो इसीलिए 11th की मैथ्स ना ओवरऑल 10th से इजी होती है, बस 2-3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 10th से डिफिकल्ट चले जाते हैं, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनवर्स ट्रिगो को करने से पहले तुमको 10th की ट्रिगो अच्छे से आनी चाहिए। तुमको 11th की ट्रिगो तो आनी ही चाहिए। मेन दिक्कत क्या है 11th की ट्रिगो में, बहुत सारी आइडेंटिटीज वो लर्न होनी चाहिए। 12th की मैथ्स को करने के लिए 11th की मैथ्स नहीं भूलनी है। कुछ चैप्टर्स के लिए पहला चैप्टर आता है रिलेशन फंक्शन, तुम्हें सारे के सारे फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हमने 11th में पढ़े थे रिवाइज करने पड़ेंगे, उनके ग्राफ्स, उनकी डोमेन, उनकी रेंज जो 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है? इनवर्स ट्रिगो सिर्फ 2 एक्सरसाइज का छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज का छोटा सा टॉपिक है, बट तुमको इसको करने के लिए 11th क्लास की सारी आइडेंटिटीज, सारी एक्सरसाइज आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो इनवर्स ट्रिगो स्ट्रगल बन जाता है, ठीक है? वरना कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर स्ट्रगल बन जाता है, ठीक है? तो जो भी हम चैप्टर करेंगे, जैसे हम रिलेशन फंक्शन करें या इनवर्स ट्रिगो करें, हम इसको पहले 11th से रिवाइज करेंगे, तो रिलेटेड है। पर आज तो हम यही करने वाले हैं, बिकॉज जब भी तुम्हारा स्कूल चालू होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर करवाए जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और पहले यूनिट टेस्ट के एग्जाम में भी ये चैप्टर आते हैं, जो बहुत ईजी है, तुम्हें लगेगा हम तो मजाक ही पढ़ रहे हैं आज मैथ्स में, है ना? फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर कैलकुलस। ये है असली मुद्दा, ये है असली डॉन, ये है असली धुरंधर। कैलकुलस बताओ 11th क्लास में कौन सी पढ़ी थी, जिसको हम कैलकुलस बोलते थे 11th क्लास में, कौन सा चैप्टर था वो? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सिर्फ एक चैप्टर। कैसा था वो? ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की अगर तुम मिसलिनियस तक पहुंच चुके हो 11th क्लास की, तो तुम एल कैलकुलस के लिए एलिजिबल हो, सही। बट मान लो तुमको मिसलिनियस नहीं आती, तुमने 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में ऊपर ऊपर से समझ लिया, अच्छे से डेप्थ में जा ही नहीं पाए, तो हम जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर कौन सा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो मैं पूरी 11th क्लास की लिमिट्स डेरिवेटिव रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद ही करने वाले की रिलेटेड है। कितने चैप्टर आते हैं कैलकुलस में? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो तो बहुत इजी लगेगा, मजाक लगेगा, मजा आएगा। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6, सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर, 11 एक्सरसाइज है इसके अंदर, एक चैप्टर में 11 एक्सरसाइज है, 11 एक्सरसाइजेस। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन बहुत ही मक्खन चैप्टर है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो।
डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 बहुत इजी चैप्टर है अगर इंटीग्रेशन आता है तो, यानी ये तीनों चैप्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, और इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है? डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएबिलिटी से, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी तो याद होगा, वैसे भी मैथ्स में पढ़ा भी है। तो कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर नंबर 1 2 3 4, यूनिवर्सिटी को भी है 5 6 7 8 9, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज, कैलकुलस की हाईएस्ट वेटेज होती है। कैसे हाईएस्ट वेटेज? 80 मार्क्स के एग्जाम में अराउंड 35 टू 40 मार्क्स तो कैलकुलस ही ले जाता है, यानी 50% वेटेज कैलकुलस की है, तो छोड़ तो सकते नहीं है। और सब इंटर रिलेटेड है, अगर ये समझ आएगा तो ये समझ आएगा, ये समझ आएगा तो ये समझ आएगा। तो स्टार्टिंग से इतना डीपली पढ़ना है कैलकुलस को, इतना सीरियसली लेना है, क्योंकि 50% वेटेज है। तुम सोचो सर मुझे एक चैप्टर नहीं हो रहा, मुझे 2 चैप्टर नहीं हो रहे, भाई पूरी कैलकुलस नहीं होगी फिर, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और साथ साथ जो तुमको बुक मटेरियल मिलेगा उसके क्वेश्चन करोगे तुम, ठीक है। फिर आता है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों एक ही यूनिट है, कंबाइंड। वेक्टर तुमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, अगर तुम्हें याद हो तो, ये पूरा वही चैप्टर है। जिसको नहीं पता फिजिक्स वाला वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, शुरू से करेंगे, ठीक है। फिर आता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री 11th क्लास में पढ़ता है, याद करो। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना, बहुत ही बेसिक चैप्टर। यहां पर उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है और इमेजिनेशन चालू हो जाती है, इमेजिनेशन लगेगी इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में क्या जाने वाली है? इमेजिनेशन हमारी लगने वाली है। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको हम बोलते हैं एलपीपी। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? ये चैप्टर रिलेटेड है 11th क्लास की लीनियर इनइक्वालिटीज से, लीनियर इनइक्वालिटीज से ये चैप्टर रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि जो तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ था लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 5 11th क्लास में, ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती थी। बट हमने एक चीज 11th क्लास में, एक और टॉपिक होता था लीनियर इनइक्वालिटीज का, उसको हम बोलते थे ग्राफिकल मेथड से लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करो। तो ग्राफिकल मेथड 11th क्लास से कट चुका था, और यहाँ पर आ गया वो। एलपीपी के लिए ग्राफ समझना जरूरी है, तो समझेंगे स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आता है ये मेजर चैप्टर माना जाएगा, मेजर चैप्टर। 11th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी था, 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स भी था। कैसा था स्टैटिस्टिक्स? वो 10th का कंटिन्यूएशन था। प्रोबेबिलिटी कैसा था? थोड़ा सा हायर एंड पे था, बट 12th का प्रोबेबिलिटी मेजर हो जाता है। ये अच्छी वेटेज कैरी करता है, अराउंड 10 मार्क के करीब प्रोबेबिलिटी चैप्टर, और ये थोड़ा डीप जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कंसिडर करी जाए तो 12th की मैथ्स अच्छी मैथ्स, यानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम देने वाली मैथ्स है, थोड़ी डिफिकल्ट मैथ्स। 11th की मैथ्स इजी थी इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। अब हम आज चालू करेंगे मेजर एक चैप्टर से, वो है मैट्रिसेस। 2 मिनट रुको बस। ओके, कंटिन्यू करते हैं, देखो आगे। पहला चैप्टर हमारा अलजेब्रा का है, इसको स्कूल में भी यही चालू करते हैं मोस्टली हम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। पहले तो समझो मैट्रिसेस होता क्या, अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले समझना, फिर उसके अंदर मैं थ्योरेटिकल पार्ट लिखूंगा तब लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। मैट्रिसेस है क्या एक्चुअल में? अगर मैं किसी भी एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स क्या है? नंबर्स और फंक्शंस। अगर मैं कोई भी एलिमेंट को, एलिमेंट क्या है? नंबर या फंक्शन, उनको मैं रेक्टेंगुलर एरो में लिखूं, जिसके अंदर रोज भी और कॉलम्स भी है। फॉर एग्जांपल मीना हैज 5 बुक्स, इसको मैं लिख रहा हूं रेक्टेंगुलर एरो में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5, एक रो एक कॉलम। रो इज हॉरिजॉन्टल, कॉलम इज वर्टिकल, कॉलम इज वर्टिकल, ठीक है। अगर मैं बोलूं मीना हैज 5 बुक्स एंड 4 पेन्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 4। ये रो है, और ये रो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? मीना को। ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक्स को। ये दूसरा कॉलम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पेन्स को। आई बात समझ? एक और एग्जांपल देखो, मीना के पास बुक्स कितनी है, पेन्स कितनी है? 5 बुक्स है, 4 पेन्स है। एक और नाम ले लेते हैं, अर्नव। चलो तुम्हारा नाम लेते हैं अर्नव। तुम्हारे पास है 4 बुक्स 3 पेन्स। फिर नाम ले लेते हैं तेजस का,
के पास है 3 बुक्स और 4 पेन्स। अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर एरे में लिखूं रोज और कॉलम की फॉर्म में, तो ध्यान से देखना 5 4 4 3 3 4। यहां पर पहली रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मीना को। यहां पर दूसरी रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अर्नव को। यहां पर तीसरी रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तेजस को। यहां पर पहला कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक्स को। यहाँ पर दूसरा कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन्स को। जो तीनों के पास है। तो अगर एलिमेंट्स, नंबर्स और फंक्शन फॉर्म रेक्टेंगुलर एरे में डाले जिसके अंदर हम रोज की बात भी कर रहे हैं, कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो वो होता है मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, लिखो इसको। चलो लिखो। अब आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर होता क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता क्या है? देखो, अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा 5 4 4 3 4 3 या फिर 4 2, चलो वही ऑर्डर वही एलिमेंट्स ले लेते हैं, 4 3 और 3 4, ठीक है, 4 3 और 3। तो यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे थे कि ये मीना का रो था, रोज आर हॉरिजॉन्टल, ये अर्नव का रो था और ये तेजस का रो था। ये कॉलम था, कॉलम्स आर वर्टिकल बुक्स का, ये कॉलम था पेन्स का। तो तुम नोटिस करो कितनी रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 रोज 2 कॉलम। मल्टीप्लाई करके क्यों लिखते हैं? किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं ऑर्डर की फॉर्म में लिखूं तो पहले हमारा आता है m रोज n कॉलम। पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम लिखे जाते हैं। तो वाई वी मल्टीप्लाई? इफ वी मल्टीप्लाई दी ऑर्डर तो भी आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दैट मैट्रिक्स। अगर मैं ऑर्डर को पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में होते हैं। समझ आई ये बात? क्लियर है? ठीक है, तो हम ऑर्डर को कैसे प्रेजेंट करें? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, where m are the number of rows in whole matrix and are the number of columns in whole matrix। आया समझ? देखो इसको जल्दी नोट सुनाओ चलो। तो अब आगे देखो, हमको ऑर्डर क्लियर हो गया, हमने एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में प्लेस करना सीख लिया। अब इससे पहले करते हैं हाउ टू डिनोट अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स शॉर्ट, ये हमारा प्लूरल हो गया मैट्रिसेस और ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए वी नीड अल्फाबेट। वो भी कौन सा अल्फाबेट? कैपिटल। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करूंगा तो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करूंगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो तुम यहां पर मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 2 रो है। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, क्योंकि रोज आर हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स आर वर्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? तो इसका ऑर्डर क्या हुआ फिर? 2 रो 3 कॉलम। अभी भी एलिमेंट्स का नंबर तो सेम ही है ना, पर पहले रो लिखी जाती है फिर बाद में कॉलम। क्लियर हो गया ये चीज? जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखो एक बार सिस्टम। जैसे अगर मैं जनरली जनरली मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, जनरली एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये हो गया मैट्रिक्स का सिंबल। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर से और उसको बोलते हैं आई जे, और ये हो गया रोज और कॉलम। ए आई जे रोज कॉलम। ध्यान दो ना आई जे के, यहां पर आई जे पे ध्यान, आई जे पे ध्यान दो। यहां पर तुम आई जे पे ध्यान देना, ए आई जे रोज और कॉलम, देखना ध्यान से। आई यहां पर क्या है? आयत रो। ये यहां पर क्या है? जेथ कॉलम। वो भी एलिमेंट। कैसे? देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पर एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का, उसका मतलब क्या हुआ? इसमें कितनी रोज होंगी? 4 रोज होंगी और 3 कॉलम होगा।
जब भी कोई मैट्रिक्स बनाना है तो उसको पहले इस फॉर्म में लिखो। तुम्हें ऑर्डर पता है तो ऑर्डर लिखो, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बाहर मैट्रिक्स के एरो लिखो, जितनी रो जितने कॉलम। अब क्या करना है, जहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं। 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब पहला एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ith रो jth कॉलम, फर्स्ट रो का एलिमेंट A12, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आई क्या है रो, दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जे क्या है कॉलम, ith रो jth कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इसी तरीके से नेक्स्ट बताओ क्या बनेगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, A31, A32, A33। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, चार इसलिए जाने के लिए चार रो चाहिए, A42। यस, तो हमें ये चीज पता लग गई कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरली कैसे लिखते हैं, ए आई जे की फॉर्म में। यहाँ पर आई क्या ith रो, जे क्या jth कॉलम, तो ये हमने लिखा। ठीक है, अब हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू जो हमें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे या फिर पुट कर देंगे। समझ आई ये बात? ठीक है, तो इन दोनों चीजें से तुमको यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि मैट्रिक्स होता क्या है, एलिमेंट्स वो है क्या, नंबर्स या फंक्शंस। फंक्शन यानी यहाँ कुछ भी आ सकता है, फंक्शंस में एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ सकते हैं। वो अगर मैं उसको एक एरे की फॉर्म में लिखूं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें कुछ रोज होंगे कुछ कॉलम होंगे, रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं कॉलम वर्टिकल होते हैं, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आज मैंने ये चीज समझाई। दूसरी चीज क्या समझाई कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज इनटू कॉलम, पहले रो आता है बाद में कॉलम आता है। और ये जो एम और एन है ये टोटल नंबर ऑफ रोज है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है पूरे एंटायर मैट्रिक्स में। आई जे क्या है, आई और जे तो बेसिकली यहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पर्टिकुलर रो है, पर्टिकुलर कॉलम है जे। जैसे A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम। A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, इसको हम सफिक्स में लिखते हैं यानी नीचे, और ऑर्डर तो पूरी मैट्रिक्स के कितनी रोज, पूरी मैट्रिक्स में कितने कॉलम, जनरली ऐसा लिखा जाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, अल्फाबेट वो भी कैपिटल होना चाहिए, एलिमेंट स्मॉल अल्फाबेट कैपिटल। क्लियर है, जस्ट तेज होता है ना, क्लियर? ठीक है, लिखो इसको। अब आता है इस टॉपिक का नेक्स्ट, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? तो देखो, पहले हम लिखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स। रो एक ही होगी पर कॉलम कितने मर्जी हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा दिखेगा कुछ मैट्रिक्स, एक रो और एन कॉलम्स। और अगर इसको हम एग्जांपल के तौर पे लिखे तो क्या होगा, 1 2 3, रो तो एक ही है पर कॉलम कितने आ गए, 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 3। जनरल ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस n, रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरीके से रो मैट्रिक्स था उस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम होगा और कितनी मर्जी रो हो सकती है। ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड m नंबर ऑफ रोज। मैंने यहां पर सिंबल m क्यों लिया, पहले सिंबल n क्यों लिया था, क्योंकि रो का सिंबल हमेशा m है, कॉलम का सिंबल हमेशा n है, इसलिए मैंने यहां पर रो का सिंबल m लिया है और कॉलम का सिंबल n लिया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4। कितनी रो है, एक रो हो, दो रो, तीन रो, चार रो, कितना कॉलम है, एक कॉलम, तो 4 क्रॉस 1। जनरल क्या रहेगा इसका ऑर्डर, m रोज 1 कॉलम, m रोज 1 कॉलम। समझ आया? ठीक है,
अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आता है, थर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ रोज है उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। यानी m इज इक्वल टू n। तो इसका मैट्रिक्स जो बनेगा, तो तुम एक चीज नोटिस करो ना, मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे, तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर बन गया। कैसे? जब रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। इक्वल आ गया, लेंथ हॉरिजॉन्टल, ब्रेथ वर्टिकल। तो अगर मैं बोलूं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर नॉर्मली हम कैसे बोलते थे, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5। ऑर्डर को हमेशा बोला जाता है m क्रॉस n से, और यहां पर तो मैंने कुछ क्रॉस लिखा ही नहीं, और मैंने यहां पर एक आगे एक वर्ड जोड़ दिया, वो है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर है वो सेम होगा, यानी जितनी रोज उतने कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2, यानी 2 रोज और 2 ही कॉलम। तो इसका फिर जनरली क्या बनेगा मैट्रिक्स अगर बनाना चाहे तो, a11 a12 a21 a22। अगर मैं बोलूं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, बिकॉज स्टार्टिंग में स्क्वायर वर्ड बोल दिया इसलिए। स्क्वायर वर्ड का मतलब जितनी रोज उतने ही कॉलम। तो इसका फिर क्या बनेगा जनरली मैट्रिक्स, देखो अब मैं अल्फाबेट चेंज कर देता हूं। 3 रोज 3 कॉलम, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। यस, क्लियर हो गया, क्लियर है ये चीज। अब लिखो इसको, पहले इतना लिखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अभी चलेगा, आगे कंटिन्यू करेगा, अभी इतना खत्म नहीं हुआ। ये तो लिख लिया था ना, ये हो गया था, यहां से लिखो चलो। ओके, तो अब एक काम करते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो, देखो, मेक अ मैट्रिक्स whose मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 whose elements are given by aij 1/2 i माइनस j। क्या लिखा मैंने, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और जिसके एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे। और यहाँ पर आई क्या है, ith रो, जे क्या है, jth कॉलम। तो करना कैसे क्वेश्चन, रुको ध्यान से। पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंबल डालो मैट्रिक्स का, उसके बाद मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, फिर चेक करो कितनी रोज है कितने कॉलम, उस हिसाब से एरो बनाओ, 3 रो और 2 कॉलम, पहले तो एरो बना। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट फिल करो, किसका क्या नाम होगा, a11, ये आगे आगे जाएगा कुछ, खत्म, a21 a22 a31 a32, डन डन डन। अब करना क्या है मेरे को प्लान, अभी करना क्या है, हर एक एलिमेंट में तुम्हें आई और जे की वैल्यू पता है, तो वो आई और जे की वैल्यू यहां पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। कैसे, a11 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आई 1 है और जे 1 है, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो क्या बना, 1/2 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। a12 1/2, a12 में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 दैट इज इक्वल टू -1/2। a21 में आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। a22 में आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, अगेन 0। a31 में आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1। a32 इसमें आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2। अब ये सारे एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स में अगर हम अरेंज करें तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे, a11 क्या आ रहा है 0, a12 क्या आ रहा है -1/2, a21 क्या आ रहा है 1/2, a22 क्या आ रहा है 0, a31 क्या आ रहा है
1, A32 क्या आ रहा है 1/2, तो ये बन गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हैविंग एलिमेंट दिस,